हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की यह क्लास हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रहने वाली है, तो आप लोग लगातार बने रहें इस सेशन में और धैर्य से और ध्यानपूर्वक प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। आज हम लोग हिंदी के एक एक प्रश्न पर विस्तृत व्याख्या देखेंगे और प्रश्नों के स्पष्टीकरण को समझेंगे। प्रश्नों को करेंगे धुआं, तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। जो भी भाई बहन इस चैनल पर अभी नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी लोगों को हर एक वीडियो मिलती रहे। यहाँ पर हम लोग हिंदी के प्रश्न एक एक विकल्प का स्पष्टीकरण हम लोग समझते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। महत्वपूर्ण सेशन है, तो आप लोग बने रहिए लगातार और आप लोगों को निश्चित ही इन वीडियोस से लाभ मिलेगा। आप परीक्षा हॉल में बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1, अवनी का विलोम शब्द है। यहाँ पर हमें अवनी का विलोम शब्द बताना है कि कौन सा अवनी का विलोम शब्द होगा। क्या आकाश होगा, अंबर होगा, गगन होगा या फिर अनंत होगा? कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प हमारा सी, यहाँ ऑप्शन चेंज हो गया है कि अवनी का विलोम जो है वो अंबर हो जाएगा। अवनी का विलोम अंबर हो जाएगा। बात करें आकाश, तो आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम पाताल होगा। आकाश का विलोम पाताल हो जाएगा। गगन की बात करें तो गगन का विलोम क्या होगा? तो धरती हो जाएगा। और अनंत की बात करें तो अनंत का विलोम जो है वो अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। प्रश्न नंबर 2, दो समीपवर्ती, यहाँ पे वर्षों नहीं होगा, क्या होगा? वर्णों। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है यह कहलाता है। क्या कहलाएगा? क्या प्रत्यय कहलाता है, क्या संधि कहलाता है, अवयव कहलाता है या फिर समास कहलाता है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संधि कहा जाता है। विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? हिंदी शब्दकोश के अनुसार बताएंगे कि जो छ है ये किसके बाद आएगा, इसका क्रम किसके बाद आता है? क्या छा के बाद आएगा, त्रय के बाद आएगा, ज्या के बाद आएगा या फिर कौ के बाद आ जाएगा? तो अगर हम छ का देखें, छ क्या है? ये छ एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है? ये एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। और ये किसके मेल से बनता है? तो क धन शौ के मेल से बनता है। तो क धन शा के मेल से बनता है, तो इसका स्थान किसके बाद आएगा? तो आप कहेंगे क के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा, विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। छ का स्थान क के बाद आएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग है। हमें भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है। क्या हो जाएगा? क्या भवानी होगा, भवा होगा, भव होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में? तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भवानी शब्द का पुल्लिंग जो होगा वो आपका विकल्प सी भव सही हो जाएगा। भवानी का पुल्लिंग भव हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, विद्वान में उपयुक्त संज्ञा है। विद्वान में हमें बताना है कि उपयुक्त संज्ञा कौन सी होगी। क्या जातिवाचक संज्ञा होगी, क्या भाववाचक संज्ञा होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो विद्वान में जो संज्ञा हो जाएगी वो आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपशकुन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में आया है या कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आप बताएंगे क्या अप उपसर्ग लगा है, क्या आप लगा है, अपा लगा है या फिर आव लगा है? तो यहाँ पर जब हम इसका विच्छेदन करेंगे तो हम अपशकुन को दो शब्दों में तोड़ सकते हैं, अपधन शकुन, अपधन शकुन।
और जो मूल शब्द यहाँ पर शकुन है, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है वो आपका अप उपसर्ग लगा है, जो विकल्प ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में बताना है हमें थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्दों के बाद में लगने वाले शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो थकावट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क्या थक प्रत्यय लगा है, आय प्रत्यय लगा है, आवट प्रत्यय लगा है, या फिर वट प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें थकावट में, तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आवट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से तत्सम शब्द है। हमें यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द कौन सा होगा। क्या अश्रु होगा, आत होगा, आग होगा, या फिर अर्पण हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? किस विकल्प में तत्सम शब्द दिया हुआ है? तो हम बात करें तो विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अश्रु। अश्रु जो है तत्सम शब्द है, और अश्रु का तद्भव जो होता है वो क्या होता है? वो आप कहेंगे आंसू होता है। क्या होता है? आंसू। आत जो है ये तद्भव शब्द है, और आत का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे आत्र होता है। क्या होता है? आत्र होता है, आत्र होता है। ठीक है, तत्सम होता है। आग का तत्सम होता है अग्नि, आग का तत्सम अग्नि होता है, जबकि अर्पण का तत्सम अर्पण होता है। इस तरीके से लिखा जाता है अर्पण। कैसे लिखेंगे? तो ये अर्पण जो है आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। क्लियर है? बेहतर समझ में आया? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, अजर और अजीर का अर्थ क्रमशः है। आपको बताना है कि अजर का अर्थ क्या होता है और अजीर का अर्थ क्या होता है। क्या वृद्ध और ईश्वर हो जाएगा? क्या वृद्ध और अंगना हो जाएगा? ब्रह्मा और विष्णु हो जाएगा? पुराना और नया हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अजर का अर्थ होता है वृद्ध, अजर का अर्थ होता है वृद्ध होता है, जबकि अजीर का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे अंगना होता है। तो ऐसा विकल्प कौन सा दिया है? विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प बी में दिया हुआ है अजर और अजीर का अर्थ। अजर का मतलब वृद्ध और अजीर का मतलब अंगना। ठीक है। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? आपको बताना है कि विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। क्या विशेषण विकारी शब्द होते हैं? क्या सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? क्या प्रविशेषण विशेषण के विशेषण होते हैं, या फिर विशेषण अविकारी शब्द होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो कौन सा यहाँ पर गलत होगा विशेषण के संदर्भ में, ए, बी, सी, डी में? तो यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर की, तो विकल्प डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत दिया हुआ। विशेषण अविकारी शब्द नहीं होते हैं, जबकि विशेषण जो है ये विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर विकार उत्पन्न हो, जिनमें बदलाव किया जा सके, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण और विशेषण, ये चार जो हैं ये आपके विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इनमें विकार उत्पन्न हो सकता है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11, तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजः धन अमय होगा, तेजः धन मय होगा, तेज धन ओमय होगा, या तेजोमय होगा? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यहाँ पर जो है तेजो धन मय होगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? आप बताइए जल्दी से, विकल्प ए, बी, सी या डी कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहाँ अगर हम बात करें तेजोमय की, तो तेजः धन मय हो जाएगा। तेजः धन मय यानी कि विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि तेजोमय में कौन सी संधि होगी, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। अगर आपसे पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि
व्यंजन संधि और एक होता है आपका विसर्ग संधि। स्वर संधि के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। क्लियर है। प्रश्न नंबर 12 चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास है। हमें बताना है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा। क्या द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, तत्पुरुष समास होगा या फिर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। द्विगु समास की बात करें तो द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, तो आप बताएंगे कि पहला पद इसमें संख्यावाची होता है। कर्मधारय अगर समास की बात करें तो आप बताएंगे कि कर्मधारय में विशेषण होते हैं और विशेष की बात होती है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष की बात होती है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो आप बताएंगे कि कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है। बहुब्रीहि समास की बात करें तो आप बताएंगे कि क्या तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान या फिर कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए समास की संख्या पूछी जाए तो बताएंगे समासों की कुल संख्या 6 होती है, यानी कि 6 भेद होते हैं। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होगा। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रमा है सिर पर जिसके अर्थात शंकर। ठीक है, तो तीसरा पद प्रधान हो रहा है, इसलिए यहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। हमें बताना है कि दिए गए उपन्यासों में कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। क्या अंधा युग होगा, गोदान होगा, निर्मला होगा या फिर गबन हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये साहित्य से प्रश्न है और साहित्य से भी प्रश्न अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो हम बताएंगे कि कौन सा यहाँ पर प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधा युग प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो किसका है ये, तो आप बताएंगे ये धर्मवीर भारती का है। किसका है, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है अंधा युग। ठीक है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो ठेले पर हिमालय बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ठेले पर हिमालय। ओके। प्रश्न नंबर 14 अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा सही नहीं है। हमें बताना है कि जो शब्द दिए हैं ये आपस में विपरीत लिखे हैं, विलोम लिखे हैं, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें शुद्ध विलोम शब्द नहीं लिखे हैं। क्या स्थावर का जंगम होता है, भूषण का दूषण होता है, क्या अधिपत्तिका का पौर्वात्य होता है या फिर आमिष का निरामिष होता है। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिपत्तिका का विलोम पौर्वात्य नहीं होता है, तो आप क्या बताएंगे कि अधिपत्यका का विलोम। ठीक है, अधिपत्यका का विलोम आप क्या बताएंगे, तो बताएंगे उपत्यका होता है। क्या होता है, क्या होता है, उत्पत्तिका होता है, उत्पत्तिका होता है। और जबकि पौर्वात्य, जबकि पौर्वत्य का विलोम, पौर्वत्य का विलोम आपका क्या होगा, तो आप बताएंगे पौरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पौरस्त हो जाएगा। क्लियर है। बाकी सभी दिए हुए विकल्पों में एक दूसरे के विलोम लिख रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 मुख मयंक सम मंज मनोहर। मुख मयंक सम मंज मनोहर में कौन सा अलंकार है। बेहतरीन प्रश्न है, अलंकार से है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। क्या अनुप्रास अलंकार होगा, क्या उपमा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा या फिर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी डी में। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं। निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं आपको बताना है। क्या क और गा होगा, क्या य और रा होगा, शा या सा होगा, ग या जा होगा। किस विकल्प में संघर्षी व्यंजन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही हो जाएगा वो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
शा और शा जो है ये संघर्षी व्यंजन है, जबकि क और गा ये क्या है, ये कंठ ध्वनियाँ है। क्या है ये कंठ ध्वनियाँ है। ठीक है। या रा क्या है, ये आप बताएंगे, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, सॉरी, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। और ग और जा ये क्या है, इसमें गा जो है आपका कंठ है और जा क्या है, ये आपका तालव्य है। ठीक है। तो यहाँ पर जो विकल्प, अगर आपसे पूछता है स्पर्श संघर्षी, ठीक है, क्या पूछा, स्पर्श संघर्षी अगर पूछे, स्पर्श संघर्षी पूछे तो आप क्या बताएंगे, चौ, छ, जा और झा ये आपके स्पर्श संघर्षी होते हैं, और जबकि संघर्षी व्यंजन शा, शा, शा और हा होते हैं। ठीक है, ये संघर्षी होते हैं। ठीक, आप लोग इन्हें याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है स्वर कौन सा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या छा होगा, फ होगा, छ होगा या फिर ई होगा। तो स्वर बताना है हमें, तो स्वर बता देंगे बिल्कुल, विकल्प डी में दिया हुआ है स्वर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। हमें यहाँ बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। क्या दांत तद्भव नहीं है, अक्षर अधर तद्भव नहीं है, आँख नहीं है या फिर कान नहीं है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी सी डी में। तो इसका विकल्प जो होगा वो विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर अधर जो है ये तद्भव नहीं है। अधर का तद्भव क्या होता है, तो कहेंगे आप होठ होता है। अधर का तद्भव होठ होता है, जबकि दांत का तत्सम की बात करें तो दंत होगा। क्या होगा, दांत का तत्सम दंत होगा। आँख का तत्सम क्या होगा, तो आप कहेंगे अच्छी होगा। और जबकि कान का तत्सम क्या होगा, तो आप कहेंगे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने बेहतर चीज़ें समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, आज्ञ का अर्थ क्या है। आज्ञ का अर्थ क्या होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो, या जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत थोड़ा जानता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर हम विकल्प चुनेंगे जिसमें आज्ञ का अर्थ दिया हो। तो ऐसा अगर हम बात करें विकल्प की, तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे हम कहते हैं अज्ञ। क्या कहेंगे, उसे हम अज्ञ कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है। और जो बहुत थोड़ा जानता है उसे आप क्या कहेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि उसे हम लोग अल्पज्ञ कहेंगे। क्लियर है। तो प्रश्न नंबर 19 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण बताइए। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण हमें बताना है कि किस शब्द में विशेषण दिया हुआ है। क्या क्षम्य विशेषण होगा, क्या फेन विशेषण होगा, शिक्षा विशेषण होगा या फिर भ्रम विशेषण होगा। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ए बी सी या डी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्षम्य जो है विशेषण है, जबकि इसका विशेष क्या होगा, तो इसका विशेष जो है वो क्षमा होगा। ठीक है। फेन की बात करें, फेन आपका विशेष दिया है, जबकि इसका विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण जो होगा वो आपका फेनिल हो जाएगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा आपका विशेष है, जबकि इसका विशेषण की बात करें तो हो जाएगा शिक्षित। और भ्रम का विशेषण क्या होगा, तो आप कहेंगे भ्रामक हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अभ्यास किया है, विस्तृत इनका स्पष्टीकरण देखा है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसे बेहतर से बेहतर समझा होगा और चीज़ों को सीखा होगा। आप लोग घर पर भी लगातार तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रश्नों की प्रकृति को आप समझिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए। और हमारे साथ तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। और आप लोग घर पर तैयारी करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।